क्या है और उसमें कौन कौन से मेंबर हैं। तो उसके लिए हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारे आज के कोर्स का सेकंड सेशन है। कल हमने एक सेशन के इनिशियली कुछ प्रोग्राम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, जिसमें फैक्ट्री आईओ था और इसके अलावा स्टेप 7 जिसमें हमारा TIA था, उसको हमने देखा था। तो अगर हम देखें कि सीमेंस की जो अर्ली PLCs S5 थी तकरीबन 20-25 साल पहले, उसमें आपको इस टाइप की PLCs और S5 इनका जो CPU था 112 था, 111 था, 115 था CPU, और इनके जितने भी कंपाइलर्स थे वो सारे डॉस बेस्ड हुआ करते थे इस तरह, और उसमें आपको डॉस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता था। फिर तकरीबन यूँ समझें कि 7 के बाद ही इनकी 7 सीरीज़ आ गई थी, आज से 20 साल पहले। उसमें फिर उन्होंने S7-200, S7-300 एंड S7-400 इंट्रोड्यूस करवाया, और S7-200 के लिए जो कंपाइलर था वो माइक्रोविन कंपाइलर था, और S7-300 एंड 400 के लिए स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर था, जो कि जिसमें आपको प्रोग्रामिंग कर सकते थे, और इसका जो सिमुलेटर था वो अलग था, इसका मोशन प्रोफाइलर अलग था, और इसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन सेटिंग के लिए सेटअप अलग था। तो अब ये सारी चीज़ें उन्होंने कंबाइन करके एक ही सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर दी हैं। और सीमेंस की जो नई अब PLC इंट्रोड्यूस करवाई है इन्होंने, S7-1200 एंड S7-1500 दो PLCs हैं। S7-1200 जो है वो S7-200 एंड 300 के इन बिटवीन है, और S7-1500 जो है 300 एंड 400 के इन बिटवीन ये इंट्रोड्यूस करवाई है 2010 में। और नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया जिससे स्टेप्स ये है TIA है, स्टेप 7 TIA पोर्टल के नाम से 2011 में आया पहले ये, और अब वर्जन 13 भी और 14 भी इसका अवेलेबल है। अगर देखें इसमें तो सीमेंस का जो S7-1200 PLC है, इसको ऑल्दो के सिमुलेटर उन्होंने नहीं दिया हुआ अपने प्रोग्राम्स में सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये कि इसमें जो है S7-300 एंड 400 का और 1500 का सिमुलेटर इसके TIA में मौजूद है। इसमें अब जो मुख्तलिफ टास्क हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं प्रोग्रामिंग है, HMI है, इसके अलावा इसकी कम्युनिकेशन एडिटर है, और इसके अलावा इंजीनियरिंग स्टेशन है, इसका मोशन प्रोफाइलिंग है इसकी, वो सारी एक ही सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर दिया उन्होंने सिस्टम आर्किटेक्चर्स का देखें तो, और ईथरनेट बेस्ड कर दिया। पहले जितने PLCs थे इनके उनके अपने अपने सारे प्रोग्रामिंग डिवाइसेस थे, अब इसको आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं थ्रू ईथरनेट, और इसकी मॉनिटरिंग भी थ्रू ईथरनेट आप कर सकते हैं। और इसमें जो आपके पास मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं जो अवेलेबल हैं इसमें, जिसमें यहाँ पे सेंटर में आपके पास एक मॉड्यूल लगता है जिसे हम कहते हैं सिग्नल बोर्ड, और इसके अलावा इसके मुख्तलिफ ये सिग्नल बोर्ड लगाने के लिए एक स्पेशल स्लॉट दी हुई है इन्होंने। फिर बिल्ट इन ईथरनेट है इसके अंदर, और रिमोटली डबल स्टैक टर्मिनल्स हैं इसके, और SD मेमोरी कार्ड इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर 6 टास्क जैसे मैंने बताया था आपको कि IO कन्फिग्रेशन है, लॉजिक है, इसकी HMI कन्फिग्रेशन है, मोशन कन्फिग्रेशन है, इसकी नेटवर्किंग है, और PID ट्यूनिंग, वो सारे एक ही सॉफ्टवेयर में एम्बेड है, इसलिए इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसकी तकरीबन जो इंस्टॉलेशन फ़ाइल है वो 20-25 GB के करीब इसकी इंस्टॉलेशन, 26 GB की इंस्टॉलेशन फ़ाइल है इसकी। अगर हम देखें कि सिमेटिक S7-1200 कॉम्पैक्ट कंट्रोलर के अंदर इसके अपने जो स्टाइल है इसका CPU का और इसके मॉड्यूल्स का वो डिफरेंट है, इसके सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, इसके HMI प्रीवियस वर्जन से बहुत डिफरेंट है, और ये इजीली कॉन्फ़िगरेबल हैं। पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, अब जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से आप सारे सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। ये इसका IO मॉड्यूल्स के साथ CPU और पावर सप्लाई एंड IO मॉड्यूल्स के दिए हुए। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हाई डेंसिटी एनालॉग IO मॉड्यूल हैं। इवन इसके अंदर आपके पास 14 बिट के भी AD मौजूद हैं, 13 बिट रेजोल्यूशन 14 बिट के AD मौजूद हैं। हाई डेंसिटी एनालॉग मॉड्यूल हैं जिसमें यहाँ देखें 8 एनालॉग इनपुट है, रेजोल्यूशन इसकी 13 बिट है, और इसकी विड्थ जो है 45 mm है इसकी। इसी तरह 4 एनालॉग आउटपुट हैं 14 बिट के, और विड्थ इसकी 45 mm है। तो बहुत स्मॉल साइज़ में हाई रेजोल्यूशन मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। इसी तरह से RTD मॉड्यूल्स जो हैं, जैसे हम कहते हैं रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर PT100, उसके मॉड्यूल हैं, थर्मोकपल के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, और ये भी 16 बिट रेजोल्यूशन का मॉड्यूल है,
8 एनालॉग इनपुट RTD मॉड्यूल है 16 बिट का। इसी तरह से थर्मोकपल का जो मॉड्यूल है वो भी 16 बिट की रेजोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। देन फिर डायरेक्ट 120 एंड 230 वोल्ट के जो इनपुट मॉड्यूल हैं, यानी आप जो 24 वोल्ट की लॉजिक के बजाय अगर आप चाहते हैं कि AC इनपुट हो 220 डायरेक्ट एज ए डिजिटल इनपुट रीड करें, तो आप इस मॉड्यूल के ज़रिए वो भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे पुश बटन यूज़ करने हो जहाँ 220 वोल्ट से ही आपको काम करना है, तो वहाँ आप इससे काम कर सकते हैं। इसकी जो आउटपुट्स हैं वो डिजिटल आउटपुट 8 हैं, रिले बेस्ड हैं, 30 वोल्ट DC की और 250 वोल्ट AC 2 एम्पियर इसकी कॉन्टेक्स्ट की रेटिंग है। फिर ये इसके जो डिजिटल सिग्नल बोर्ड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि फ्रीक्वेंसी रीड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी राइट कर सकते हैं, एनालॉग इनपुट ले सकते हैं, एनालॉग आउटपुट आपको दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने बोर्ड्स बनाए हुए हैं जो कि CPU में एम्बेड हो जाते हैं। फॉर स्मॉल एप्लीकेशन आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सिग्नल मॉड्यूल है एक्सपेंशन केबल के साथ, आप चाहें तो CPU और कुछ मॉड्यूल्स एक साइड पर लगा लें और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 2 मीटर केबल के साथ आप बाकी मॉड्यूल्स को एक ख़ास डिस्टेंस पे लगा लें या एक ही रैक में लगा लें अप एंड डाउन, ताकि आपकी रैक जो है वो प्रॉपर एक शेप में आ जाए और बहुत ज़्यादा विड्थ में ना बढ़ जाए। तो इस तरह से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको केबल के ज़रिए। फिर इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ GPRS का मॉड्यूल अलग है, इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मॉडबस RTU के मॉड्यूल अलग हैं इसके पास, और प्रॉफीनेट के मॉड्यूल अलग हैं इसके पास, प्रॉफीबस के मॉड्यूल, और इसकी अपनी ख़ुद जो है वो प्रॉफीनेट इसके अंदर मौजूद है, प्लस IO मॉड्यूल। तो इस तरह से आप टोटल कम्युनिकेशन भी इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ये जनरल पैकेट रेडियो सर्विस के हवाले से आपका एक मॉड्यूल है जिसमें आप GPRS के थ्रू किसी भी लोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा उससे एक्वायर कर सकते हैं, डाटा उसको दे सकते हैं PLC को फ्रॉम अ रिमोट स्टेशन। ये सारे काम आप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन में प्रॉफीनेट है, प्रॉफीबस है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है इसका, यूनिवर्सल सीरियल बस इसके अंदर मौजूद है, इंटरफेस मौजूद है, मॉडबस RTU है, मॉडबस TCP IP है, और ये है टेली कंट्रोल कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हैंडल कर सकती है ये PLC, वो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। फिर इनके डिस्प्लेज आ जाते हैं मुख्तलिफ, KP300 बेसिक, नेक्स्ट जनरेशन टेक्स्ट डिस्प्ले इनके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांस डिस्प्लेज भी हैं KTP सीरीज़ के। क्योंकि ये काम करता है बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल पे, लिहाजा थोड़ा बहुत आइडिया हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल का होना चाहिए इस हवाले से कि जो है बहुत से लोगों को आइडिया है भी कि जो ये हमारा एड्रेस बनता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं, बेसिकली 32 बिट का एक IP एड्रेस होता है जिसके अंदर दैट इज़ व्यूड एज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। 1 ऑक्टेट इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स। इसके अंदर जैसे ये देखें यहाँ पर हम देखते हैं 175, 204, 129 एंड 51, ये बेसिकली एक 32 बिट डिवाइड टू 4 ऑक्टेट्स फॉर कन्वीनियंस IP एड्रेस है। और IP एड्रेस की भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कोई IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकते किसी चीज़ को। कॉर्पोरेट लेवल के लिए अलग IPs हैं और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग IPs हैं। इसके लिए एक कमेटी है जो कि आपके IP असाइन करती है आपको, और वो आपको परचेज़ करना पड़ता है। और कुछ एड्रेस ऐसे हैं जो आप अपने कॉर्पोरेशन लेवल पे ख़ुद ही, जैसे 192.168 की जो सीरीज़ है इसको आप अपने लैब्स वगैरह के लिए और ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसकी साइमिंग जो एड्रेसिंग कंपोनेंट है 32 बिट, इसमें नेटवर्क ID और होस्ट ID होती है, जैसे आप लोगों का आइडिया है इन चीज़ों का कि इसमें इंटरनेट में नेटवर्क ID एंड होस्ट ID दोनों मिलके कंप्लीट आपके IP एड्रेस बनाते हैं। IP एड्रेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस। देयर आर नेमली क्लासेस A, B, C, D and E classes are there. Class A and Class B and C are used for commercial purposes. Class D is used for multicasting और Class E is used for experimental purposes. अब यहाँ पर जैसे Class A, B and C, Class A is for very large organization, few if any available. अगर कोई अवेलेबल है तो वो अवेलेबल आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये Class A अवेलेबल होती है। Class B is used in medium size organization, a few may be still be available. Class C is used in small organization, often further divided and issued to smaller organization and individuals. What are private IP addresses? जैसे मैंने बताया 192.168.00 से लेके 192.168.255.255 तक ये हमारे पास प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, और हम ज़्यादातर अपनी PLCs को इसी पर कॉन्फ़िगर करते हैं। Also IP address in the range of 169.254.0.0 to 169.255
42525 रिज़र्व फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के लिए है। और अगर मज़ीद आपको कोई चाहिए इसके लिए इंफॉर्मेशन तो आपको इस एड्रेस से मिल सकती है। अब जैसे इंटरनेट क्लास बेस है, ये क्लास ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट फ्यू नेटवर्क्स होते हैं इसके अंदर, और इसमें क्लास बी जो है वो मीडियम नंबर ऑफ होस्ट एंड नेटवर्क्स हैं, क्लास सी जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स हैं, क्लास डी एंड क्लास ई जो है वो एक मल्टीकास्टिंग है, और क्लास ई इज़ रिज़र्व, ये रिज़र्व की हुई है। अब अगर हम जो अपने सिस्टम पे काम करेंगे, ज़्यादातर वास्ता S7 फैमिली जो S7 100, 300, 400, 1500 में हमें जो ज़्यादा वास्ता रहेगा वो आईपी एड्रेसिंग से रहेगा। और इसकी जो आईपी एड्रेसिंग है किस तरह से की जाती है, जिसकी एक बेसिकली टिपिकल इनका टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन का एक वो है IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप जब स्टार्ट करते हैं, अभी हम देखेंगे इसके चला के कि इसमें और ओपन कन्फिगर कोई आपका प्रोजेक्ट है, उसको आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है, आपने माइग्रेट प्रोजेक्ट करना है, यानी अगर S7 200 से आप चाहते हैं कि S7 1200 की तरफ माइग्रेट करें प्रोजेक्ट, तो आप कर सकते हैं। यहाँ वो लिस्ट दी हुई है सारी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो मौजूद हैं, और आप चाहें तो यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट। और फिर जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये आपसे फिर पूछेगा कि जी आपने कौन सी PLC यूज़ करनी है, इसके अंदर आपको CPU बताना पड़ेगा, देन फिर आपको रैक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसके अंदर। जब आप स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर ये नाम आपसे पूछ लेता है कि नाम क्या रखना है इसका, और किस पाथ पे से आपने सेव करना है, इसके अलावा ऑथर कौन है इसका, और इसके अलावा कमेंट्स अगर आपने किसी पर्पज़ के लिए लिखा है इसे, तो वो पर्पज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ डिज़ाइन फॉर दिस एंड दैट पर्पज़, तो वो आप सारा कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें। तो बेटर है कि कमेंट ज़रूर दें, ताकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब दोबारा अपने प्रोजेक्ट को ओपन करें तो आपको पता हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किस लिए किया था और इसका पर्पज़ क्या है, तो यहाँ आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर आप क्रिएट करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आपको ये पूछ लेता है कि किस जगह सेव करना है, आपने इसे पाथ असाइन किया, पाथ असाइन करने के बाद क्रिएट या ये न्यू प्रोजेक्ट में आप गए, और यहाँ पर ये क्रिएट आपने जब इसे कर दिया तो इसने क्रिएट करना शुरू कर दिया प्रोजेक्ट को। जब ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्रिएट कर लेगा तो फिर आपसे पूछेगा कि अब आपने क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पर कन्फिगर डिवाइस करना है, राइट अ PLC प्रोग्राम करना है, और कन्फिगर इसका टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को करना है, या कन्फिगर HMI इसके अंदर आपने करना है। ऑब्वियसली विदाउट कन्फिगरिंग अ डिवाइस या CPU हम बाकी अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, लिहाजा अगर आप इससे कहेंगे कि राइट अ PLC प्रोग्राम, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप डिवाइस कन्फिगर करें। आप कहते हैं तो फिर जब से डिवाइस कन्फिगर करते हैं तो ऐड न्यू डिवाइस के लिए चला जाता है, कहता है कि ऐड न्यू डिवाइस जो है कौन सी करनी है, आप इसे ऐड न्यू डिवाइस का कहते हैं। तो एक मेन्यू आपके सामने आ जाता है जिसमें कि ये आपको ये बता देता है कि कौन कौन से इसके पास CPUs अवेलेबल हैं, HMI अवेलेबल हैं, PC सिस्टम अवेलेबल हैं, तो वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस CPU पे भी आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि सिलेक्ट किया है एक CPU S7 1200 CPU किया है, और यहाँ पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ दिया हुआ है AC DC रिले, यानी इसकी पावर सप्लाई AC है और इसकी इनपुट DC है और इसकी आउटपुट रिले टाइप है। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी होती हैं ये आपके लिए भी हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके, कि ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बताती है कि CPU की मेमोरी कितनी है, और इस CPU की जो आपकी कम्युनिकेशन पोर्ट वो किस तरह की है, इसकी कितने मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इन्होंने दी होती है, ताकि अगर आपने चेंज करना है CPU तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। देन फिर आप ऐड अ CPU करते हैं, CPU ऐड करते हैं, ये आपके लिए CPU ऐड कर देता है। फिर प्रोजेक्ट व्यू में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बैक इसमें देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट व्यू। जब CPU सेलेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट व्यू में आ जाता है। फिर प्रोजेक्ट व्यू में आकर आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जिसमें आप मज़ीद CPU के साथ मॉड्यूल ऐड करना, अपने CPU को व्यू करना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना, डिवाइस को व्यू करना है, मज़ीद मॉड्यूल ऐड करने हैं, तो वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको यहाँ पर जैसे मैंने बताया था सिग्नल बोर्ड ऐड होता है, तो यहाँ पर एक सिग्नल बोर्ड आप लगा सकते हैं इसके अंदर, जो कि इसके साथ मुख्तलिफ सिग्नल बोर्ड्स दिए हैं इन्होंने यहाँ, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इन, एनालॉग आउट, ये भी हम देखेंगे भी इन रियल। और यहाँ पर आपने एक सिग्नल बोर्ड को कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अब सिग्नल बोर्ड कनेक्ट करने के बाद सर्च फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, कि आपके पास कोई ऑलरेडी इथरनेट की जो केबल है, आपकी जो इथरनेट पोर्ट है, उसके साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो यहाँ मेन्यू दिया हुआ है इन्होंने एक उसका ऑनलाइन जाके ऑनलाइन एक्सेसिबल डिवाइसेस जितनी भी आपकी, उसको आप
यहाँ लेफ़्ट क्लिक से सर्च करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि जी आपका PGPC इंटरफेस कौन सा है, प्रॉफीनेट है, इंडस्ट्रियल ईथरनेट या कोई और है, MPI है। तो उस पर जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो सर्च करेगा। यहाँ आपको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फिर ये पूछता है कि आपके पास जो एडॉप्टर है जिस पे कि ईथरनेट आपका कनेक्टेड है उसका ड्राइवर कौन सा है वो आप बताते हैं। फिर ये सर्च करता है डिवाइस को। डिवाइस सर्च करने के बाद ये आपको बताता है कि कोई डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। ऑब्वियसली जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो पहले अपने CPU को कनेक्ट करेंगे, सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, फिर उसे सर्च करेंगे ताकि उसका IP एड्रेस आपको पता लग सके और फिर उस IP एड्रेस को आप कन्फिगर करेंगे। यहाँ पर IP एड्रेस कन्फिगर करके फिर आप मेन OB में जाएंगे और OB में जाके प्रोग्रामिंग इसकी जो भी आपने करना है, अपना टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए आप वही नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, आउटपुट वो सारा कनेक्ट करके इसको प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और कंपाइल के यहाँ से करके पहले कंपाइल करेंगे इसे। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर आप इसे डाउनलोड कर देंगे इसके अंदर, और डाउनलोडिंग के लिए भी ऑप्शन मौजूद है। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इस वक्त एक्चुअल CPU तो नहीं कोई मौजूद है, तो हम किस तरह से अपना CPU डेवलप करेंगे और इस CPU को डेवलप करके फिर उसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी इस हवाले से, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर है हमारे पास WinPLC इंजन के नाम से, जिसमें हम अपना CPU डेवलप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास जो ये है आपका TIA, इस TIA में हमारे पास 2 वर्जन हैं। एक है वर्जन 13, इसके लिए कम से कम जिनकी रिक्वायरमेंट है Core i5 की है, और जो रैम है वो मिनिमम 8 GB रैम कहते हैं कि होना चाहिए आप सिस्टम का प्रॉपर वर्किंग के लिए। और TIA वर्जन 11 जो है वो Core 2 पे भी चल जाता है और लो रैम पे भी चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ये लेता है बूट करने में। तो पहले से आपको अगर ये ऑन होगा तो ये आपका जो WinPLC इंजन है ये रन नहीं करेगा। ये बेसिकली एक तरह का सिमुलेटर उन्होंने डेवलप किया है कि आपके पास अगर अपनी PLC नहीं है इन एक्चुअल, ऑब्वियसली क्योंकि PLC बहुत महंगी डिवाइस है। इसका जो CPU है तकरीबन 80,000 का है, 7-1200 का जो CPU है वो 80,000 का अवेलेबल है, तो मंगाना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर इसमें जो उन्होंने बनाया है, जैसे WinPLC इंजन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक PLC बनी हुई है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली। ये है S7300 का CPU है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरी नहीं कि आप जो है इसी को यूज़ करें। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं से ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करता हूँ इसे मैं, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है रन और स्टॉप की। ये ऐसा लगता है जैसे कि रियल CPU को आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये सारा बेसिकली एक वो है फ़ोटो सेशन है कि डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं कि क्लिक करते हैं तो एक पिक्चर आ जाती है, दोबारा क्लिक करते हैं तो दूसरी पिक्चर आ जाती है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे डेवलप होंगी, उसके लिए हम इसको देखते हैं कि एक नया अगर सिस्टम डेवलप करना है हमें तो हम कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम है। इस बने हुए सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जिसमें कि इसका टाइप है CPU का कौन सा टाइप है, जैसे 315-2 प्रॉफीनेट ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड पैराफेरल्स का, ये सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर नेटवर्क में आए तो नेटवर्क में इसके पास यहाँ पर ये है माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूपबैक एडॉप्टर है। अगर आपके पास कोई एडॉप्टर ऐसा नहीं है तो आप एडॉप्टर बना भी सकते हैं अपना और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए ओके, वैसे नॉर्मली ये रिकमेंडेड है कि इसको जब भी ऑन करें आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर राइट के साथ इसे रन करें, राइट। वैसे रन ना करें इसे। अगर हम बनाना चाहते हैं अपना, जैसे यहाँ मैं देखूँ इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पर हम देखें कि ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में चले जाएं, क्योंकि इसका सारा लिंक IP एड्रेसेस से और नेटवर्किंग से, लिहाजा इसके कॉन्सेप्ट्स हमारे किसी हद तक हमारे क्लियर होने चाहिए कि हमें कैसे प्ले करना है नेटवर्किंग के साथ और अपने जो एडाप्टर्स हैं या उनके एड्रेसेस कैसे सेट करने हैं। अगर हम यहाँ करें कि चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाएं तो यहाँ डिफरेंट हमारे पास आप देखें कि ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन मौजूद है जो कि डिसेबल्ड है इस वक्त, ईथरनेट है वो डिसेबल्ड है, ईथरनेट 2 है जैसे हमने देखा, लूपबैक एडाप्टर अभी वो मौजूद है, माई लिंक एक बनाया था कल हमने जिस पे कनेक्ट नहीं हुआ था, ये मौजूद है। और VMware का एडाप्टर ये भी डिसेबल है, VMware का दूसरा एडाप्टर ये भी डिसेबल्ड है, और वाईफाई ये भी डिसेबल्ड है। सिर्फ जो अवेलेबल है हमारे पास ईथरनेट 2 का मॉड्यूल अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कोई डिवाइस अपने ईथरनेट अडाप्टर बनाना, लूपबैक अडाप्टर, ताकि अगर आपके पास कनेक्ट नहीं हो रहा है
तो उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके इसको स्टेटस को डिसेबल कर दें तो ये आपके पास ये भी डिसेबल हो जाएगा। और अगर आपने नया कनेक्शन बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से आप विंडोज़ आर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो विंडो है बेसिकली इस पर यहाँ जो लिखा हुआ है ये है बेसिकली हार्डवेयर विज़ार्ड, HDW हार्डवेयर VIZ हार्डवेयर विज़ार्ड। तो हार्डवेयर विज़ार्ड में आप जाएंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट में इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैनुअली सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट, नेक्स्ट करेंगे इसे आप। और यहाँ जाके आपके पास नेटवर्क एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नेटवर्क एडाप्टर्स आ जाएंगे। नेटवर्क एडाप्टर्स को आप नेक्स्ट करेंगे, देन ये सर्च करेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस मौजूद हैं आपके पास और ये आपको लिस्ट दे देगा। यहाँ पर इसने डिफरेंट एडाप्टर की लिस्ट आपको दे दी, इंटेल की है, इंटेल कॉर्पोरेशन की है। आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में लूप बैक एडाप्टर में आप देखेंगे ये लूप बैक एडाप्टर टेस्ट, ये है माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूप बैक एडाप्टर। नेक्स्ट इसे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ आपके पास ये एक आपको एडाप्टर डेवलप करके दे देगा। फिनिश। अब अगर इसे आप यहाँ देखेंगे, इसमें जाकर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क और चेंज एडाप्टर सेटिंग में, तो यहाँ आपके पास एक कनेक्शन 3 के नाम से अवेलेबल हो गया ये वाला। ये आपके पास अब इसको आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका इथरनेट एड्रेस सेट कर सकते हैं। यहाँ से TCP/IP सेटिंग जो है वर्जन 4 की, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़ में इसको सेट कर दें। यहाँ पर यूज़ IP एड्रेस, जैसे मैंने बताया था कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल लेवल के लिए 192.168.1 रख सकते हैं, .0 रख सकते हैं, जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल .1 रख लेते हैं और इसको हम कर देते हैं .say फॉर एग्ज़ाम्पल 20 और यहाँ पर ये सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा। इसे ओके करेंगे तो ये इसका एड्रेस सेट हो गया। अब इसकी पूछ रहा है कि ये पब्लिक नेटवर्क है और होम नेटवर्क है, आप इसे डिक्लेयर कर दें कि ये कौन सा नेटवर्क है मेरे पास। तो अब ये एड्रेस हमें विजिबल होगा, हमारी PLC जो भी हम डेवलप करेंगे उसमें ये विजिबल हो जाएगा हमें। अब हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, इसे राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं, ओके। और यहाँ जाके हम इसे कहते हैं कि फाइल न्यू, यहाँ पर हमारे पास ये न्यू जिसमें कोई पिक्चर नहीं है। और यहाँ पर मास्क में लोड बैकग्राउंड पिक्चर में सेव फर्स्ट, इसे कहते हैं पहले सेव कर लें आप इसे। फाइल सेव के नाम से हम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल NICOP_PLC _S7 300PRG। यानी इसमें हम अपने प्रोग्राम्स को डाउनलोड करेंगे और एक PLC हम ऐसी रखेंगे जो कि ब्लैंक होगी, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं होगा। वो PLC सर्व करेगी एज ए RTO, यानी जिस PLC में कोई प्रोग्राम नहीं होगा उसको हम किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम से कंट्रोल करके उसकी इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम फिर इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करेगा। अगर हम ब्लैंक रखें इसमें कोई PLC इसमें ना हो प्रोग्राम, तो एज ए RTO काम करना शुरू कर देगी, रिमोट टर्मिनल यूनिट। और जस्ट उसको हम जो इनपुट देना चाहें, जो उससे आउटपुट हम सेलेक्ट करना चाहें वो हम कर सकते हैं सेलेक्ट। और इसको हमने सेव कर दिया, ओके। और यहाँ पर मास्क में अगर हम जाएँ तो बैकग्राउंड पिक्चर्स में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे ये एक PLC है हमारे पास और इसके अलावा ये PLC है। अगर हम इस PLC को क्लिक करें तो हमारे पास वही पिक्चर आ गई जो कि हमने उसमें वर्जन में देखी थी अपने। अब इस पिक्चर पे यहाँ पर आपके पास रन स्टॉप का स्विच है, अभी तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। और यहाँ से जो मॉडल सेलेक्ट करना है इसको हम ओके कर दें, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास मॉडल जो सिलेक्ट करना है वो Profinet/DP का एड्रेस सेट करना है। और अगर हम इसको इनेबल कर दें तो ये इनेबल हो जाएगी। और इसका नेटवर्क इंटरफेस देखना चाहेंगे तो हमारे पास वो अडाप्टर जो हमने बनाया था वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, ओके करेंगे तो ये अडाप्टर नेटवर्क सेट हो गया है। यही एड्रेस हमें देना पड़ेगा TIA सॉफ्टवेयर में अपने, ताकि इससे कम्युनिकेट कर सकें। अब इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई लैंप का सिस्टम नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर इसके पास आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं।
एक तो ऑप्शन है दैट इज़ फॉर एलईडी, इंसर्ट एन एलईडी। ये मैं उठाकर इसके ऊपर यहाँ पर अगर रख देता हूँ तो यहाँ एलईडी आ जाती है। एलईडी का कलर जो है बेसिकली पहले तो आईओ एड्रेस सेट करेंगे कि इनपुट 0.0 पर ये कन्फिगर होगी एलईडी, और इसका जो कलर होगा कलर 1 उसका ग्रीन होगा और कलर 2 ब्लैक होगा। इसका ओके कर देंगे तो यहाँ हमारे पास एक एलईडी आ जाएगी। और यहाँ पर टेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पर इंसर्ट डायनामिक लेबल, यहाँ पर आकर आप इसे लेबल दे दें और लेबल में आप जो भी यहाँ लिखना चाहेंगे, इसका कलर है और नेटवर्क है, और टेक्स्ट डिस्प्ले में आप क्या लिखना चाहते हैं कि टेक्स्ट डिस्प्ले विद बिट ऑपरेशन। अगर आप चाहते हैं कि बिट ऑपरेशन के साथ है तो बिट ऑपरेशन के साथ आ जाएगा कि कौन सा, जिससे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर बिट जो है वो स्टेटस 1 है इसकी, और यहाँ पर हमने ओरिजिन बिट जो है इनपुट 0.0 है, इनपुट 0.0 के साथ टेस्ट डिस्प्ले जब बिट 1 होगी तो हम कहेंगे कि इनपुट 0.0 इज़ ऑन, और अगर हम चाहें कि इनपुट 0.0 इज़ ऑफ तो यहाँ दे दें, तो यहाँ हमारे पास ये जब भी स्विच बिट का स्टेटस चेंज होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा सिलसिला इसका। अब जैसे अगर इसको मैं रन मोड में करता हूँ यहाँ पर तो ये चेंज होना शुरू हो गया कि इनपुट 0.0 इज़ ऑन, इनपुट 0.0 इज़ ऑफ। और अगर आप चाहते हैं कि सिंपल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो टेक्स्ट भी आप सिंपल यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टैटिक टेक्स्ट है इसका आपने नाम दे दिया कि इनपुट 0.0, और यहाँ बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर अगर आपने चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कलर आप देना चाहते हैं, ओके तो यहाँ आपके पास इनपुट 0.0 का ये आ जाता है सिंपल। इसी तरह से आउटपुट कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट आउटपुट, इस एलईडी पे आप आउटपुट कनेक्ट कर दें और यहाँ पर Q 0.0 हो जाएगा ये कि आउटपुट 0.0, और ये एलईडी जो है इसका कलर आपने सेलेक्ट करना है कि कलर जो ये ऑन होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नॉर्मली तो ग्रीन कलर्स होते हैं, जितने भी इनके सीपीयूज़ हैं उस पर इनपुट भी ग्रीन है और आउटपुट भी ग्रीन है, लेकिन आप अपने सीपीयू के लिए कोई भी कलर रख सकते हैं, वो आपने यहाँ सेट कर दिया तो ये आउटपुट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गई इसकी। अब रह जाती है इस पिक्चर की बात कि हम इसे कैसे ऑन ऑफ करेंगे। रन की एलईडी, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ रन मोड में एक एलईडी ऑन हो, तो आई विल गो हियर एंड प्लेस एन एलईडी लाइक दिस, और इसको मैं एलईडी डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल रन, कि ये रन पर हो ना कि इनपुट आउटपुट पर हो। जब रन पे मैं ऐसे करूँगा और कलर इसका चेंज करना चाहूँगा, रन पे ये कलर इसका ग्रीन हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये एलईडी रन पे ग्रीन हो जाएगी। और स्टॉप की एलईडी को मैं चाहूँ एम्बर हो जाए स्टॉप मोड में ये यहाँ पर, और इसको जो है इसको भी हम रन मोड में, ये स्टॉप मोड में आ जाएगी। स्टॉप मोड में आने के बाद इसका कलर जब ये स्टॉप हो यस तो ये एम्बर हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ये एलईडी आ जाएगी। अब आ जाती है बारी इसकी कि हमारे पास ये जो चीज़ है इसमें हम क्या लगाएं, कैसे लगाएं। यहाँ पर आकर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हमारे पास बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, ये रन पे डिपेंडेंट है। जब रन हो तो पिक्चर कौन सी आ जाए। पिक्चर में आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ये रन स्विच है और रन में आपके पास ये स्टॉप मोड है और ये रन मोड है। यानी अगर इसको ओपन कर लें तो ये स्विच आ जाएगा, और जब ज़ीरो स्टेट है तो ये स्टॉप मोड का स्विच ले लें, इसे ओपन कर लें, ये आ जाएगा। अब डिस्प्ले पिक्चर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेंट, यानी आप चाहें तो इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेंट भी इसको डिस्प्ले करवा लें। इनेबल पिक्चर कर लें इसे तो आप इनेबल कर लें, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ऑपरेंट पे डिपेंडेंट रहे, इसको ओके कर देंगे तो ये स्विच आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इसे यहाँ से रख कर करेंगे तो ये इट लुक्स कि जी जैसे ये सीपीयू हमारा ऑन ऑफ हो रहा है, राइट। इस तरह हम अपना सीपीयू कंप्लीट डेवलप कर सकते हैं। इसमें जितने एनालॉग हमने एडजस्ट करना है यहाँ पर हम एनालॉग दे सकते हैं। एनालॉग यहाँ पर जिससे दिया हुआ है कि एनालॉग इनपुट 5 और एनालॉग आउटपुट 2 है, इसका 12 बिट का है, तो हम एनालॉग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी एनालॉग मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम कर दें और यहाँ पर ऑपरेंट जो है वो बेसिकली इनपुट है, आउटपुट है,
और यहाँ पर जो इसका डेसिमल एंड ये बिट टाइप है या वर्ड टाइप है या डबल वर्ड टाइप है वो आप यहाँ पर सेट कर दें। और ये इनपुट 0.0 है, इनपुट वर्ड बेसिकली कौन सा है, ये बाइट एड्रेस का 0 है या 10 है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वर्ड 10 आ जाएगा। अब जो भी इनपुट वर्ड 10 में वैल्यू चेंज होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से एनालॉग को भी हैंडल आप कर सकते हैं इस सीपीयू के साथ। तो इस तरह कंप्लीट अपना सीपीयू, इसको भी आप यहाँ से लेबल देना चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट का लेबल इसको भी दे सकते हैं यहाँ जाकर, और इसे स्टैटिक टेस्ट में Q0.0 से फॉर एग्जांपल, और इसका टेक्स्ट कलर आप चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर सॉरी कैंसिल, बैकग्राउंड कलर आप इसका चेंज कर दें लाइक दिस। ओके, तो आपको ये Q0.0 ताकि लेबल हो जाए आपकी PLC प्रॉपरली जो भी आपने यूज़ करनी है। तो इस तरह से हम अपनी PLC डेवलप कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं, सेव करके ओपन करते हैं हम एक PLC माई ब्लैंक PLC के नाम से जैसे यहाँ रखी हुई है, PLC टेस्ट है यहाँ पर, और मुख्तलिफ PLCs बनाई हुई हैं। इसमें से हम एक ले लेते हैं और इसमें ओपन करते हैं सॉरी, और ब्लैंक PLC 1, यहाँ हमारे पास ये PLC अवेलेबल हो गई जिस पे सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। इसको हम सेव एज कर देते हैं, सेव एज जो भी हमने बनाई थी PLC फॉर एग्जांपल निकॉप PLC _ S7 300 _ PRG के नाम से हमने कोई PLC बनाई थी, तो ये नए नाम से हो जाएगी। इसको हम 1 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सके उससे ही। ये सेव हो गई PLC उस नाम से। अब इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, इसमें अगर हम रन मोड में करें इससे तो ये यहाँ से हम इसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बनाया वैसे ही एनालॉग इसके अंदर भी मौजूद है यहाँ सारी, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इसका कि यहाँ पर एनालॉग जो आपने एडजस्ट, यहाँ पर ये चेंज हो रही है, इसको भी हम सॉरी स्टॉप मोड में नहीं, हाँ अब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं इसे कि ये जो है इसकी रेंज क्या है। अगर आप ऑप्शंस में जाएं और रेंज में जाएं तो ये 0 to 10 वोल्ट है, 0 to 5 वोल्ट है, प्लस माइनस जो भी मिली एम्स में है वो आप सारी चीज़ें इसमें सेट कर सकते हैं कि किस टाइप की इनपुट और आउटपुट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 है। इसी तरह से आउटपुट को एनालॉग इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, रेंज इसकी भी डिफ़ाइन हुई है ये सारी चीज़ें। तो बेहतर है कि एक बना हुआ मॉडल इसके अंदर दिए हुए हैं इन्होंने ऑलरेडी, वही ले लें और उसके आईओ एड्रेसेस को चेंज कर लें। उनके जो डिफ़ॉल्ट आईओ एड्रेसेस हैं, एक तो वो लैंग्वेज जो है उसकी जर्मन है। जब हम यहाँ जाते हैं लैंग्वेज में इसको चेंज करते हैं, जैसे अभी इंग्लिश लैंग्वेज पे हमने रखा हुआ है और आप चेंज करेंगे तो ये लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाएगी सारी। और इसको अगर आप मुख्तलिफ लैंग्वेज दी है इसके अंदर, उसमें आप देखें चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपने क्योंकि अपना इनपुट दिया हुआ है वहाँ पर होगा बाय डिफ़ॉल्ट E0.124 और A0.124, तो आप उसको इनपुट और आउटपुट में चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें जो जर्मन लैंग्वेज में वो इनपुट और आउटपुट के लिए अलग वो यूज़ करते हैं। तो अब इस PLC को अगर हम देखें और डबल क्लिक करें यहाँ से, तो यहाँ हमारे पास PLC टाइप सेलेक्ट करेंगे हम लाइक दिस, इनेबल कर दिया इसे और गो फॉर इंटरफेस, और यहाँ पर वो इंटरफेस हमारे पास मौजूद है 192.168.1.20 ओके, और ओके कर दिए। अब इस पर कोई प्रोग्राम मैंने रन करना है, से फॉर एग्जांपल तो मैं चाहता हूँ कोई प्रोग्राम इस पर रन करूँ और देखूँ कि ये प्रॉपर PLC काम कर रही है, तो इसे मैं यहाँ पर इनेबल करके और इस TIA को ओपन करूँगा सॉफ्टवेयर को, क्योंकि अब इसकी प्रोग्रामिंग, इस PLC की प्रोग्रामिंग हम टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन है उसके साथ करेंगे। इसके अलावा इसकी सिर्फ PLC नहीं, इनका एक अपना एक सिस्टम भी है, कंट्रोल सिस्टम। अगर आपकी IOs बढ़ जाएं, जैसे यहाँ तो IOs जो हैं आपके पास एक लिमिटेड है जिसमें 16 डिजिटल इन है, 16 डिजिटल आउट है। अगर इससे बढ़ाना पड़ जाए तो इनके पास एक और बोर्ड भी इसके अंदर बना हुआ है, बोर्ड आप करेंगे तो फिर IOs आप बढ़ा सकते हैं उसकी, क्योंकि बाज़ प्रोजेक्ट ऐसे हैं आपके जिसमें कि IOs आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं, तो उसमें फिर PLC के बजाय वो डायरेक्ट उन्होंने पैनल बोर्ड बना दिया, उस पैनल बोर्ड पे IOs आ जाती हैं। बैकग्राउंड पिक्चर कोई भी हो, उससे मतलब PLC की पिक्चर लगा दी तो PLC लग रही है, कोई पैनल पे वैसे ही IOs लगाना शुरू कर देंगे तो पैनल बन जाएगा और IOs जितनी मर्जी ऐड कर लें इसके अंदर,
वो कोई इशू नहीं है इसका। अब यहाँ हमारे पास जैसे ये TIA आ गया, अभी हमने देखा था इसका कि जो उसमें कहा था कि ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, माइग्रेट अ प्रोजेक्ट, वेलकम टू और इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र इंटरफेस लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश ही यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम कहते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट से फॉर एग्जांपल, और इसको हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट को कि S7_300_PRG1 और इसको हम सेव करते हैं। डी में कल हमने एक बनाया था PLC निकॉप में, इसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं अपना प्रोजेक्ट्स के नाम से। ओके, और इस प्रोजेक्ट्स में हम कमेंट्स लिख देते हैं कि फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर बिटलॉजिक, फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर बिटलॉजिक क्रिएट। और इसमें जो CPU सिलेक्ट करेंगे हम, वो ऑब्वियसली वही सिलेक्ट करेंगे जो हमने वहाँ इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें जो CPU हमारे पास है वो CPU ये है 315-2 Profinet / डिस्ट्रीब्यूटेड पैराफेरल्स। ओके, एंड यहाँ हमारे पास अब ये ऑप्शंस आ गए हैं कि जी कन्फिगर अ डिवाइस, राइट अ PLC प्रोग्राम, कन्फिगर अ टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट, और पैरामीटराइज्ड ड्राइव्स को करना है, और कन्फिगर एन HMI करना है। तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले कन्फिगर अ डिवाइस करेंगे। ऐड अ न्यू डिवाइस, अगर कोई डिवाइस होती पहले से प्रोजेक्ट में तो बता देता हमें, अगर हम कोई प्रोजेक्ट ओपन करते तो उसमें आ जाता। ऑब्वियसली हमें CPU सिलेक्ट करना है, विल गो फॉर द CPU एंड विल गो फॉर S7-300। S7-300 में CPU, और CPU में 315 ये हमारे पास अवेलेबल है CPU, और एक CPU अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। इसके अंदर जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, 2 पोर्ट्स हैं, जैसे यहाँ लिखा है वर्क मेमोरी जो है इसकी 256 किलोबाइट्स है, 0.1 मिलीसेकंड पर 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके जो इंटरफेसेस अवेलेबल हैं दैट इज़ MPI और DP मास्टर और DP स्लेव, और इसके अलावा ईथरनेट, प्रॉफीनेट का भी ऑप्शन इसके पास मौजूद है। यहाँ पर प्रॉफीनेट पे भी कंट्रोल हो सकता है। हम इस प्रोजेक्ट को CPU को ऐड कर लेते हैं। इस CPU का IO एड्रेस हमें वही रखना पड़ेगा 192.168.1.20 जो कि हमारा सिमुलेटर का एड्रेस है। इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है ये है फॉर S7-300 एंड 400 के लिए, और जो एक और इनका सॉफ्टवेयर है वो S7-1200 के भी सिमुलेटर्स इसमें अवेलेबल हैं। डेमो वर्जन में वो 1 मिनट तक रन करते हैं। अब जैसे ये CPU हम यहाँ पर हमने देखा था कल भी इसे कि ये CPU कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ अगर हम जाएँ तो यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट है, और ये जो पोर्ट है आपके पास ये है MPI/DP इंटरफेस। तो इस ईथरनेट पोर्ट को अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास ओपन हो जाती हैं, जिसमें कि ईथरनेट एड्रेस है। ईथरनेट एड्रेस को हम 192.168.1.20 था, वहाँ 20 कर देते हैं, तो ये हमारे पास उसका एड्रेस सेट होगी। अब अगर हम देखें इसे ऑनलाइन करने की कि ये ऑनलाइन होता है नहीं होता, उस ये PLC के साथ हमारे जो PLC पीछे रन हमने लगाई ये इंस्टॉल की है, इसके साथ ऑनलाइन होता है नहीं होता, इसको PLC मिलती है नहीं मिलती, ये चेक करने के लिए हम इसे कहते हैं गो ऑनलाइन, क्योंकि हमने IP एड्रेस यहाँ सेट कर दिया इसका। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि जब इस CPU को डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं CPU के हवाले से। इस CPU में जनरल है, MPI एड्रेस है, ईथरनेट एड्रेस है इसका CPU का, और इसकी जो IOs हैं वो भी दी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ पे डिफरेंट, इसमें IO मॉड्यूल कोई भी अभी हमने यूज़ नहीं किया, लिहाजा IO नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ से IO मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। 16 डिजिटल इन, 8 डिजिटल इन का मॉड्यूल है इसके पास, और जैसे वहाँ हमारे पास 16 डिजिटल इन एक हम मॉड्यूल को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप
तो आपका मॉड्यूल कनेक्ट हो जाएगा। और इसका जो एड्रेस है इसको डबल क्लिक करें तो एड्रेस आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से आप डिजिटल आईओ मॉड्यूल कनेक्ट करना चाहते हैं 8 और 16 का, एक सी यहाँ से मॉड्यूल कनेक्ट कर दिया तो यहाँ इसका जो स्टार्ट एड्रेस है इस मॉड्यूल का वो स्टार्ट हो रहा है 4 से, इसको चाहें तो आप 0 कर सकते हैं, एंटर। तो यहाँ आपके पास ये मॉड्यूल इसके साथ लिंक हो गया हमारे पास। अब अगर हम इससे देखें ऑनलाइन होता है हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन को पहले हम इसको सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन को कंपाइल करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, प्रॉपर कंपैटिबिलिटी है सबकी। तो ये हमें इसको कंपाइल करके बताएगा कि आपके हार्डवेयर जो है उसमें कोई एरर है या नहीं है। यहाँ पर इसने कंपाइल कर दिया कि 0 एरर 0 वार्निंग आ गई और ये कंपाइल हो गया। अब इसको हम कहते हैं कि गो ऑनलाइन जाएं, इस पीएलसी से कनेक्ट कर सकते हैं नहीं से, या ये पीएलसी डिटेक्ट होती है नहीं। और यहाँ इसने हमसे कहा कि 192.168.1.20 पर आपका जो PGPC इंटरफेस है वो क्या है। हम कहते हैं प्रॉफिनेट इंडस्ट्रियल ईथरनेट, और जो अडाप्टर 3 है हमारा लूप बैक अडाप्टर उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सर्च करेगा और अगर इसे PLC मिल जाती है कोई तो ये बता देगा कि PLC कनेक्ट हो चुकी है इसकी। ऑब्वियसली कि रियल PLC नहीं है वो, बैकग्राउंड में जस्ट वो हमारे पास एक सिमुलेटर है, लेकिन इसको PLC डिटेक्ट हो जाती है यहाँ पर कि ये PLC कनेक्टेड है इसके साथ। नाउ वी कैन प्रोग्राम, हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसे कैंसिल करते हैं। इसे भी चेक करना था कि ये PLC अवेलेबल है या नहीं। नाउ विल गो फॉर प्रोग्राम ब्लॉक्स, राइट। हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम ब्लॉक्स हैं, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐड ए न्यू ब्लॉक करें तो इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रोग्रामिंग ऑप्शन मौजूद हैं कि आप लैडर में प्रोग्राम करना चाहते हैं, FBD में करना चाहते हैं, STL में करना चाहते हैं, SCL में करना चाहते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। देन फंक्शन ब्लॉक आपके पास अवेलेबल है, देन फंक्शन कॉल्स अवेलेबल हैं और डाटा ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। इसको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे कि ये ब्लॉक्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम इंटरप्ट्स है, टाइम डिले है, टाइम ऑफ डे है, टाइम डिले है, साइक्लिक है, और यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टअप। अगर कोई ऐसी रूटीन है जो इनिशलाइजेशन रूटीन मुझे कॉल करनी है तो आई विल कॉल दिस स्टार्टअप ब्लॉक, और इसका अपना एक यहाँ पर स्टार्टअप ब्लॉक का यहाँ पे बैकग्राउंड में इन्होंने दिया हुआ है कि ये आपके पास कंप्लीट स्टार्टअप ब्लॉक है। इसका स्टार्टिंग का एड्रेस है 100 है। अगर इसको मैं यूज़ करूँगा तो ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली इसमें जो भी रूटीन होगी वो इनिशियली रन होगी और इसके बाद रन नहीं होगी। इसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद स्टडी करेंगे। अभी हम सिंपल जो इसका मेन ब्लॉक है ऑलरेडी गिवन, इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। इसे ओपन करते हैं और यहाँ हमारे पास ये लैडर लॉजिक के लिए विंडो अवेलेबल हो गई है, और यहाँ हमारे पास इंस्ट्रक्शन ट्री अवेलेबल है, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल हैं। ये क्विक इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको डिटेल इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपके पास, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, कॉइल, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो यहाँ से भी ले सकते हैं आप, राइट। हम यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं, इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ गया। यानी अगर एक स्विच है उसको हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इसको यहाँ प्लेस करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। अब ये जो है इस पर ऑब्वियसली यहाँ मेरे पास जो है दैट इज़ इनपुट 0.0 एंड आउटपुट 0.0 है। तो यहाँ भी मैं इस पर इनपुट 0.0 लिखूँगा, इनपुट 0.0, और इसने इसे एक टैग असाइन कर दिया। इनपुट 0.0 का एक नाम इसने असाइन कर दिया, दैट इज़ टैग 1। मैं इसे चेंज भी कर सकते हैं, हम इसे राइट क्लिक करके रीनेम टैग कर दें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ स्विच 1 है ये, चेंज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा Q 0.0। यानी जब स्विच 1 को प्रेस करें तो Q 0.0 ऑन हो जाएगा। Q 0.0 क्या है? से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एक मोटर है, चेंज, तो ये मोटर। अब इसे हम कंपाइल करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है हमारे पास, और यहाँ हमने इसे कंपाइल किया, इसने बताया कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसे कहेंगे इसे डाउनलोड कर दें, तो डाउनलोड में हम जाके इसे बताएंगे प्रोग्राम का, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा PGPC इंटरफेस है आपके पास, और आपके पास नेटवर्क अडॉप्टर कौन सा है। स्टार्ट सर्च,
तो एक दफ़ा हम कर चुके हैं ना उसको कनेक्ट। वो सिर्फ जस्ट हमने ऑनलाइन के लिए सर्च किया था, अब हम प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसके लिए ये हमसे पूछ रहा है। इससे डिवाइस नॉट फाउंड, अच्छा ये हमारे पास मौजूद है। इसे नहीं मिल रही, इसको ऑनलाइन करके देख लेते हैं। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन, गो ऑनलाइन, नेटवर्क अडॉप्टर 3, यहाँ डिवाइस से मिल गई इसे, राइट, और गो ऑनलाइन। और अगर हम OB को अब कहें कि डाउनलोड कर दें, कंपाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन, डू यू वांट टू ओवरराइट, यस, यहाँ पर इसने इसे इसमें डाउनलोड कर दिया। इसे यहाँ से रन कर सकते हैं और रन करके इसे चेक कर सकते हैं कि जब इनपुट 0.0 इज़ अवेलेबल तो जो प्रोग्राम ने लिखा था उसमें Q 0.0 इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रोग्राम में और इसको ऑनलाइन चेक करना चाहें कि स्टेटस क्या है, इसको स्विच 1 प्रेस नहीं है, लिहाजा मोटर आउटपुट अवेलेबल नहीं है। और जब हम यहाँ जाके इसको ऑन कर देते हैं और इसे चेक करते हैं तो यहाँ पर ये लॉजिक फीडबैक के तौर पे हमें ऑनलाइन हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारी जो सिस्टम है वो रियल टाइम में कैसे बिहेव कर रहा है। इसको हम फॉल्ट डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई फीडबैक हम चेक करना चाहते हैं, कोई मेमोरी लोकेशन चेक करना चाहते हैं वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही। अब ऑब्वियसली जो हमने इसमें वो ऑफलाइन, यस, जो प्रोग्राम हमने इसमें राइट कर दिया वो तो राइट हो गया इसके अंदर बस। अब ये कहीं पर भी यूज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर कहाँ यूज़ हो सकती है, जैसे इसके साथ हम इसको हम सेव कर देते हैं प्रोजेक्ट को। जैसे मिसाल के तौर पर फैक्ट्री आयो मेरे पास एक है, इस फैक्ट्री आयो को मैं रन करना चाहता हूँ। इस सॉफ्टवेयर के साथ जो कि हमारा ये है WinPLC इंजन, इसमें जो प्लांट बना हुआ है उसको मैं रन करना चाहता हूँ, अपने इस PLC के साथ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और एक सॉफ्टवेयर हमारे पास है इट्स PLC के नाम से, जो इसमें 5 प्लांट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। अगर हम चाहें तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फैक्ट्री आयो जो है बेसिकली ये 1 मंथ का ट्रायल वर्जन है और ये कंप्लीट फुल फंक्शनल वर्जन है हमारे पास। इसमें बेसिकली जब हम प्रेजेंटेशन में इसको या प्रोजेक्टर के थ्रू उसको ऑन करते हैं तो ये अपनी रेजोल्यूशन सेट करने में से टाइम लगता है इसको प्रोग्राम को, कि प्रोजेक्टर के लिहाज से अपनी रेजोल्यूशन सेट करता है और उस लिहाज से फिर ये ऑन होता है, तो लिहाजा ये टाइम लग जाता है इसे। तो क्योंकि इसमें ग्राफिक्स हैं और ग्राफिक्स को हैंडल करता है ये कंपनी है रियल गेम के नाम से, MHJ ये इनका ही है, रियल इनका गेम वालों का। अब इसमें मुख्तलिफ हम यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स हैं फैक्ट्री ऑटोमेशन के। इसमें कन्वेयर बेल्ट्स हैं जिसके अंदर इंडिकेटर है। अब यहाँ से हम इसको कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर को ऑन ऑफ करवा के देखें किस तरह से हम इंडिकेटर को ऑन ऑफ करवाएंगे। इसमें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें अगर हम सर्च ऑल के बजाय अगर हम चले जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटर में हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टार्ट बटन है और ये रीसेट बटन मौजूद है हमारे पास। और यहाँ पर लाइट इंडिकेटर मौजूद है रेड कलर का, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसको जूम कर लेते हैं। ये लाइट इंडिकेटर हमारे पास मौजूद है और इसका जो लाइट इंडिकेटर है ये रेड, ये इसका सिंबल आ रहा है। इसे यहाँ से हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं, चाहें तो ये ऑफ़ हो गया, ये ऑन हो गया कि आप देख सकें क्या है। अब इसमें जो लिखा हुआ है लाइट इंडिकेटर, इसको इस सॉफ्टवेयर से कैसे लिंक करेंगे। अब हम इसको लिंक करने के लिए बेसिकली विल गो फॉर द फाइल एंड ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर ओपन SDK लिखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। विल गो फॉर MHJ हियर। MHJ सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास ये मौजूद है। तो जो लाइट इंडिकेटर है इसको हम Q 0.0 पे यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ड्रैग करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब अगर हम इसे से फॉर एग्ज़ाम्पल रन कर दें और इसे क्लोज़ कर दें और यहाँ देखें इसे कि जब इस PLC को हम यहाँ से ऑन कर देंगे तो यहाँ ये
लेकिन नहीं, ये लैंप इसको ऑफ़ करवा देता है, ये ऑफ़ हो जाता है इसमें आके। खैर हम दूसरी को डिवाइस ले लेते हैं चेक करने के लिए। इसमें हम ले लेते हैं हैवी लोड कन्वेयर में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास या मौजूद है टर्न टेबल। ये चेन ट्रांसफ़र है और ये टर्न टेबल मौजूद है। इस टर्न टेबल को हमने यहाँ प्लेस कर दिया और इस टर्न टेबल के 3 वेरिएबल्स हैं। एक रिटर्न है टेबल, यानी अगर हम यहाँ देखें इसको फाइल में और यहाँ पर ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। टेबल टर्न Q0.0 पे इसे यहाँ ले आते हैं, इसे रन कर देते हैं और क्लोज़, और यहाँ से हम इसे नहीं, क्यों ऑफ हो जाती है इससे, एक मिनट, नहीं ऑफ हो जाती। इसको हम देख लेंगे, इसको फैक्ट्री आयोग इसको देखते हैं, सॉरी इट्स PLC को देख लेते हैं। इट्स PLC में क्या ऑप्शन मौजूद है हमारे पास इसको रन करने का। इनका आप उसको लिंक कैसे बताते लिंक आप बताना पड़ता है ना कि ये MHJ सॉफ्टवेयर जो चल रहा है पीछे, ये भी उन्हीं कंपनी का है। इसके ड्राइवर्स डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं सिस्टम के अंदर जाकर, तो आपको एक्सटर्नल लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ। जो इट्स PLC, ये भी रेल गेम वालों का सॉफ्टवेयर है। इसमें 5 प्लांट्स इन्होंने दिए हैं, जिसमें कि सॉर्टिंग सिस्टम है और पैलेटाइज़र है। सिस्टम्स में जाएं तो यहाँ आपके पास मौजूद है सॉर्टिंग है, बैचिंग है, पैलेटाइज़र है, पिक एंड प्लेस एंड ऑटोमेटिक वॉशर। हम पहले प्लांट को लेते हैं, लॉन्च करते हैं। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, कैमरा व्यूज़ हैं इसके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर Q0.0 पे प्लांट मूव रन करेगा। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो ये पैलेट्स आना शुरू हो जाएंगे यहाँ से मेरे पास मुख्तलिफ। तो इसको ये लिंक ऑटोमेटिकली इससे ये लिंक हो जाता है, इस सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक। ये अब देखें इसकी फ़ीडबैक जो है, इनपुट 0.4 वहाँ पर ऑन है ये, और ये यहाँ पर भी ऑन है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल गो टू द व्यू दिस, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसको हम अगर देखें यहाँ से कि इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये बिट ऑफ हो गई। इनपुट 0.4, इनपुट 0.5 आ गई यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इनपुट 0.5 आ गई। और यहाँ पर इसे मैं तो इनपुट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगी। अब आप अगर Q0.0 को ऑन करते हैं, जो कि रन करता है इन पैलेट्स को यहाँ से या यहाँ से, अगर मैं यहाँ से ऑन कर दूँ, अच्छा वहाँ से फीडबैक आ रही है ना इसकी, इसको ऑटो पे ले लेते हैं, ठीक है। ऑटो पे स्टार्ट करते हैं और इनपुट 0.0 को, ये भी एडजस्ट इसको नहीं कर पा रहा, इसको ये देखना पड़ेगा कि ये इनपुट को, क्योंकि यहाँ से भी ले रहा है ये स्टार्ट, और इसको यहाँ से लेना चाहिए, लेकिन ये इसको ओवरराइट नहीं, ये स्टॉप करके ये नहीं लेता, रन टाइम में ही आना चाहिए इसे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खैर अगर हम इसको यहाँ से इनपुट 0.0 को रन करते हैं मैनुअल पे रख के इसे सिस्टम को, तो ये हमारे पास कन्वेयर चलना शुरू हो जाता है। ये कन्वेयर चल रहा है और यहाँ से हमारे पास जो आइटम्स हैं, डिफरेंट पैकेट्स हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कन्वेयर को ऑन करेंगे तो सेकंड वो पैकेट आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको लिंक कर सकते हैं इसके साथ, प्लांट के साथ, और कम्प्लीटली इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसकी एक PDF भी मौजूद है, नेट पर ही मौजूद है इसकी PDF, जिससे आप इसे हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी PLC को इसके साथ, प्लांट के साथ लिंक कर सकते हैं।
यहाँ हमारे पास इसमें कंप्लीट दिया हुआ है कि कैसे आपने इसकी आयोस कहाँ मौजूद हैं, लाइक ये सारा। वैसे तो इसके लिए एक स्पेशल हार्डवेयर है जो परचेज़ करना पड़ता है हमें रियल पीएलसी से कनेक्ट करने के लिए, जो कि ये इसका है USB 4750 के नाम से एक हार्डवेयर है ये जो यूज़ होता है। और इसकी जो आयोज़ हैं वो सारी डिफ़ाइंड हैं यहाँ पर कि इसकी जो इनपुट आउटपुट हैं वो कैसे प्लांट के साथ कनेक्टेड हैं, वो सारी डिफ़ाइंड है यहाँ पर। ये कि सेंसर 0 इनपुट 0.0 के साथ है और सेंसर 1 इनपुट 1 के साथ है कनेक्टेड है, और एक्चुएटर्स कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं, वो सारे पांचों प्लांट्स की इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है आपके लिए। तो पूरे प्रोग्राम के बारे में इसने बताया हुआ। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको एक्चुअली इसके साथ लिंक करें और इसको रन करके देखें कि किस तरह से ये रन होगा। राइट जी, ओके।